नमस्कार, आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज हम बात करेंगे मुफ्त की घोषणा को लेकर, राजनीति के गलियारे से लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही चर्चा की, और जानने की कोशिश करेंगे कि मुफ्त की घोषणा जरूरी है या राजनीतिक मजबूरी है। हम आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुफ्त की घोषणा से समाज और नागरिकों का भला होता है? क्या मुफ्त की घोषणा चुनाव जीतने का हथियार मात्र है? क्या अवसर प्रदान करने में नाकाम होने पर मुफ्त की संस्कृति का सहारा लिया जाता है? क्या मुफ्त की घोषणा से पूरी पीढ़ी के नकारा हो जाने का खतरा पैदा हो जाता है? क्या मुफ्त की घोषणा से राज्यों और देश पर आर्थिक बोझ पड़ता है? चुनाव आयोग के पास मुफ्त की घोषणा रोकने की शक्तियां हैं या नहीं? क्या मुफ्त की घोषणा मामले में सुप्रीम कोर्ट ही कोई अंतिम निर्णय ले सकता है? जी हां, पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे तीन विशेषज्ञ मेहमानों के जरिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ए.के. भट्टाचार्य जी, जो कि संपादकीय निदेशक हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के। साथ ही डॉक्टर सुनील के चौधरी भी हैं, प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और वर्चुअली एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अखिलेश मिश्रा, सीईओ हैं ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के। और साथ में मेरे हैं जनता जनार्दन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ए.के. भट्टाचार्य जी, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है, लेकिन एक आखिरी टिप्पणी जो आई सुप्रीम कोर्ट की, सरकार के तौर पर केंद्र सरकार ने मुफ्त की घोषणाओं का विरोध किया है और उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पर इससे बोझ पड़ता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि हर एक राजनीतिक दल मुफ्त की घोषणा के पक्ष में है। आपका क्या मानना है? ये बात सही है कि राजनीतिक दल जो मुफ्त की जो राजनीति जो है उसमें पक्ष में है। कई राजनीतिक दल हैं। अगर हम देखें, अगर भारतवर्ष में 30 से ज़्यादा प्रदेश हैं, उसमें 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज़ रूल करती हैं। तो अगर आप हर प्रदेश में देखेंगे तो हर प्रदेश में ही जो मुफ्त की जो संस्कृति जो नई बनी है उसका निदर्शन हमें मिलता है जी। और मैं ये समझता हूँ, ये जो मुफ्त की राजनीति जो है, ये एक राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक आर्थिक मुद्दा है। क्योंकि ये ऐसी मुफ्त की जो राजनीति से अगर हम इसको एक समय में, ठीक समय में इसके ऊपर एक अंकुश न लगाएं, डर ये रहेगा कि अर्थनीति के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा और उस अर्थनीति के बोझ के कारण जो राजनीति की जो उपलब्धियां जो राजनीतिक दल समझती हैं वो उपलब्धियां नहीं रहेंगी, वो एक भारी, उनके ऊपर भी भारी बोझ पड़ सकती है। क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ मुफ्त देंगे, जो हम एक आर्थिक विश्लेषण के रूप में मैं कहूँगा कि 1-2 कारण हो सकते हैं मुफ्त की राजनीति में। एक तो है कि उसमें एक, हम अर्थनीति में कहते हैं पब्लिक गुड, उसमें कोई पब्लिक गुड हो रहा है या प्राइवेट गुड हो रहा है। अगर हम पब्लिक गुड में देखेंगे तो पब्लिक गुड में शायद हम जो मुफ्त की जो राजनीति की जो हम कह रहे हैं वो शायद अप्रूव कर सकते हैं हम। अगर मान लीजिए ये पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड को भी समझने की कोशिश करेंगे। जरूर। पहले एक बार मैं डॉक्टर सुनील यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर सुनील, आर्थिक तौर पर उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मामला नहीं है, सीधे सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। ये बात जो है मुफ्त की घोषणा करते समय तो ध्यान में नहीं आती, लेकिन जब उसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है या फिर अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, तब उसका असर दिखाई पड़ता है। देखिए, इस कॉन्सेप्ट जो फ्रीबीज का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हमें संसदीय लोकतंत्र के परिवेश में देखना चाहिए जी। कि संसदीय लोकतांत्रिक राजनीति में राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं फ्रीबीज देने के लिए। फ्रीबीज देने के लिए चुनाव लड़ते हैं, जीतते नहीं हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में जब से पार्लियामेंट्री सिस्टम में इलेक्शंस हुए हैं, राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा है, तो आमतौर पर ये बहुत फ्रीबीज का जो कंसेप्ट था बहुत सीमित हुआ करता था। कुछ राजनेता या राजनीतिज्ञ फ्रीबीज को यूज़ करते थे एक प्रकृति के तौर पर, एक प्रवृत्ति के तौर पर।
कुछ ही लोग करते थे, चाहे वो मदिरा के रूप में हो, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो कंबल के रूप में हो, कहीं ना कहीं दिखाई देती थी, लेकिन वो सीमित रहती थी राजनीतिज्ञों और राजनेताओं के बीच और मतदान से सीधे तौर पर वो जुड़ी संबंधित रहती थी, बिल्कुल जी। लेकिन इन 7 दशकों में हम देखते हैं कि वो जो राजनेताओं की प्रवृत्ति और प्रकृति थी, वो अब राजनीतिक दलों की संस्कृति में परिणित हो गई है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो फ्रीबीज का जो नोशन है, वो मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात इस बात है कि जो राजनीतिक दल इस प्रकार का प्रयोग करते हैं, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज के रूप में होता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के रूप में नहीं होता। हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है, ये पॉलिसी का पार्ट नहीं है। अगर ये फ्रीबीज शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज के रूप में यूज होते हैं तो इसका बहुत दुष्प्रभाव होता है, लेकिन अगर यही लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के रूप में राजनीतिक दल इसका प्रयोग करते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गवर्नेंस की ओर अग्रसर करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। मैं अखिलेश जी के पास जाऊं, वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि जनता जनार्दन के बीच में से कुछ प्रतिक्रियाएं, क्या समझते हैं इस पूरे विषय को? जब हम समानता की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो विविधता है उसको पाटने के लिए या ख़त्म करने के लिए राजनीतिक दल मुफ्त की बात करते हैं, लेकिन वो कभी भी उन बातों पर अटल नहीं रहते। ये बड़ी बात है, अटलता भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सर, और इस पर मैं समझता हूँ किसी प्रकार की राजनीति न हो, क्योंकि यह हमारे लोक नीति से जुड़ी हुई व्यवस्था है, साथ ही साथ हम सब के जन नीति से जुड़ी हुई बातें भी। सबसे बड़ी समस्या यह है कि चुनावों में दी जाने वाली मुफ्त की घोषणाएं क्या हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा साबित हो सकता है? जो हमारी मुफ्त की घोषणाएं होती हैं तो उसका प्रभाव हम आर्थिक रूप पर देख रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमें प्राकृतिक रूप पर भी देख सकते हैं, क्योंकि जब मुफ्त की घोषणाएं होती हैं उसके बाद जो संसाधन होते हैं उसका अंतर मतलब उसका देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से दोहन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे बिजली की बात अगर हम करेंगे तो बिजली का दोहन आप देखते हैं कि मुफ्त की घोषणा होने से पहले उसका जो अनुपात था वो काफ़ी कम था, लेकिन मुफ्त की घोषणा होने के बाद उसको मतलब यूज़ में ज़्यादा हमको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जी हाँ, दोहन से मुझे याद आया लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला, जहाँ पर बहुतायत में कच्चा तेल और तेल था और उसको आधार बनाकर वहाँ पर मुफ्त की घोषणाएं शुरू हो गई और बहुत ही जल्द ये देश आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया। स्थिति बहुत विकट है। शायद इस युवा ने उसी और कहीं ना कहीं इशारा किया है। जैसा कि मैंने कहा कि अखिलेश मिश्रा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं वर्चुअली। अखिलेश जी, यहाँ पर बात चली है कि अगर वो पॉलिसी का अंग है तब तो ठीक है, लेकिन आप पॉलिसी ना करके आप लोक लुभावनी घोषणा केवल राजनीतिक रूप से लाभ पाने के लिए करते हैं तो वो गलत है। तो क्या आपके पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं इस लोक लुभावनी घोषणा की वजह से क्या दबाव आर्थिक रूप से बढ़ रहा है सरकार पर, केंद्र सरकार पर या राज्य सरकारों पर? जी, ये अच्छा सवाल है। और एक्चुअली अगर आप इसको देखें कि क्या ये पॉलिसी के तहत किया जा रहा है या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, तो ये डिफरेंशिएशन आया है कुछ समय से पब्लिक डोमेन में कि क्या ये वेलफेयर स्कीम है या ये फ्रीबी है। और वेलफेयर स्कीम का एक पर्पस होता है कि किसी सोशली डिप्राइव्ड ग्रुप को, किसी इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड ग्रुप को कुछ ऐसी चीजें जो उन तक नहीं पहुंची हैं उन तक पहुंचाना एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, ताकि बाद में वो खुद अपने आप को इकोनॉमिकली सोशली सस्टेनेबल खड़ा कर सके और उनको उसकी जरूरत ना पहुंचे। फिर भी क्या होता है, अंधाधुंध बांट दिया जाता है बिना किसी टारगेटेड ग्रुप के। जैसे कि मुफ्त बिजली मिलेगी, अब सबको क्यों मिलनी चाहिए, मुझ जैसे आदमी को मुफ्त बिजली क्यों मिलनी चाहिए, लेकिन मिलती है। और जहां तक इसका असर फाइनेंसेस पे है, हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं अमिताभ भट्टाचार्य जी, बिजनेस स्टैंडर्ड ने बड़ी अच्छी स्टोरी छापी थी यहाँ पे, जिसमें काफी डेटा दिया था और वो आरबीआई के बेस पे थी कि स्टेट फाइनेंसेस पंजाब का, तेलंगाना का, तमिलनाडु का, केरला का, राजस्थान का कैसा है। और जब 15th फाइनेंस कमीशन आया था उसने कुछ टारगेट सेट किए थे कि स्टेट जीडीपी के कंपैरिजन में जो उनका डेट रहेगा उसका एक टारगेट सेट किया था कि भाई 2020-21 में ऐसा होगा, 21-22 में ऐसा होगा। ये जो फ्रीबी बांटने वाले स्टेट हैं यही स्टेट है जो उस टारगेट के आसपास नहीं है, मीट नहीं कर रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा। इसमें तेलंगाना जैसा राज्य, अभी नया नया राज्य है, वहां पे जो उसकी डेट सर्विसिंग की, उसके इंटरेस्ट पेमेंट सर्विसिंग की जो ग्रोथ रेट है वो सबसे अधिक हो रही है।
और सबसे कम कहाँ हो रही है आप सोचिए, अगर देखेंगे आप गेस भी कर सकते हैं, जो फ्रीबी कल्चर वाले स्टेट नहीं है, गुजरात में नहीं है, कर्नाटका में नहीं है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है। ये क्या करते हैं, जो ये इस तरह का डेट, यानी कि वो सरकार जो है वो लोन लेती है, अगर मुफ्त में कंज्यूमर को दे रही है, कोई ना कोई तो पैसा दे रहा है, सरकार के बजट से आता है, तो सरकार डेट लेती है और उसको सर्विस करने के लिए उसका ज्यादातर बजट उसी में चला जाता है, वो फ्यूचर में कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर पाती जी। और वो फ्यूचर कैपिटल में, फ्यूचर प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं कर पाती। तो ये डिबेट को समझना भी जरूरी है कि क्या वेलफेयर है जिसकी जरूरत है, क्या सिर्फ बिना टारगेट के मुफ्तखोरी है शायद चुनावी पर्पस के लिए। जी, यहाँ पर ए.के. भट्टाचार्य जी, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ घोषणा करती है और आर्थिक बोझ पड़ता है तो उसका वहन उसको खुद करना पड़ता है, लेकिन राज्य की सरकारें जब इस तरीके की घोषणा करती हैं और आर्थिक बोझ पड़ता है तो वो सीधे तौर पर केंद्र की तरफ मुंह करती हैं और कहती हैं कि हमें इतना पैकेज दीजिए, इतने पैसे की ज़रूरत है। तो क्या इससे बचने का भी एक उपाय है कि इस तरीके की घोषणा ना की जाए? जो बचने का जो उपाय जो है स्टेट का, कि एक ही है कि आप अगर फ्रीबी राजनीति को अगर आप पॉलिसी की तरफ देखें तो आप कभी नहीं बच सकेंगे। तो मेरा मानना है कि फ्रीबी एक नीतिगत एक इशू नहीं है। फ्रीबी एक, आप जैसे इस युवा ने कहा कि अगर कोई जो सामाजिक जो विविधता जो है, जो इनइक्वालिटी जो है, उसके लिए मैं समझूंगा कि वो पब्लिक गुड जो एक वेलफेयर पॉलिसी है उसके तरह की जाना चाहिए। एक बहुत बड़ा एक अच्छा एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। उज्ज्वला स्कीम, मैं मानता हूं कि वो एक फ्रीबी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पब्लिक गुड एंड सोशल गुड उसके साथ जुड़े हुए हैं। वो महिलाओं के लॉन्जिविटी के लिए काम देती है। वो हमारे देश में जो ईंधन की जो खपत जो है उसको अच्छी एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरह से वो अपनाने की कोशिश करती है। तो जो नीति से जुड़ा हुआ जो बेनिफिट जो है, मैं उसके तरफ मेरा मानना है कि उसको हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। पर जो ऐसी बहुत सारी जो फ्रीबीज जो होती हैं जिसके साथ कोई एक प्राइवेट गुड है, जैसे हमने कहा कि टेलीविज़न सेट दे देंगे या लैपटॉप दे देंगे या फ्री बिजली दे देंगे, और इस संदर्भ में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि फ्रीबी कल्चर जो अर्थनीति की जो बात हमने पहले की, वो दो जगह बहुत 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 प्रॉब्लमेटिक दिख रही है। एक तो है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर और दूसरा है पेंशन सेक्टर। इन दोनों जगह में बहुत सारे राज्यों ने इलेक्ट्रिसिटी रिलीफ के नाम में जो फ्रीबी कल्चर शुरू की है, वो से मैं समझता हूँ कि एक आर्थिक संकट हमारे देश के सामने आती है। वो आर्थिक संकट सिर्फ प्रदेशों में ही सीमित नहीं रहेगी, वो हमारे देश की जो केंद्रीय जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन जैसे संस्थाएं हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है। और पेंशन सिस्टम जो है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत सारे ऐसे प्रदेशों ने वो डिफाइंड जो बेनिफिट सिस्टम से डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी सिस्टम में जाकर लोगों की मन लुभावना एक स्कीम है वो, पर वो फाइनेंशियली वायबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो राज्य इस तरीके की घोषणा कर रहे हैं या फिर फ्री की बिजली दे रहे हैं उपभोक्ताओं को या लोगों को, वो उन कंपनियों का बकाया चुकता नहीं कर रहे हैं। बड़ा बोझ है उन राज्य सरकारों पर और उन कंपनियों का बकाया चुकता नहीं कर रहे हैं। अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं। अखिलेश जी, 12 जुलाई का डेटा है ये। महाराष्ट्र में 22,000 करोड़, तमिलनाडु 21,299 करोड़, तेलंगाना 17,000 करोड़ से ज्यादा, आंध्र प्रदेश लगभग 10,000 करोड़। इतना इनका ड्यूज है जेनकोस की तरफ और उसके आसपास जो, और ये एक्सक्लूडिंग स्टेट जेनकोस है, क्योंकि बिजली को अननेसेसरली सब्सिडाइज करना, मुफ्त बांटना। तो जो एक कह रहे थे अभी भट्टाचार्य साहब कि यही है कहानी कि क्या आप कंज्यूमेबल को बिना किसी स्ट्रेटेजी के मुफ्त बांट रहे हैं। बिजली का अगर संदर्भ ले, आपने किसी गांव में किसी घर तक बिजली पहुंचा दी, ये पब्लिक गुड है, क्योंकि आज के जमाने में हर घर में बिजली होनी चाहिए। उसके बाद वो अपना इंसान अपने इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से इस्तेमाल करे। लेकिन आप उसको मुफ्त बिजली देंगे तो कहीं ना कहीं तो बिजली प्रोड्यूस हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, उसका खर्चा जा रहा है। वो कौन बियर कर रहा है? वो बियर कर रहा है वो डिस्कॉम बियर कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट कहता है मैं आपको बाद में दूंगा, 22,000 करोड़ रुपए लेके बैठे हुए देते नहीं है।
वो डिस्कॉम जो है इनोवेशन नहीं कर पा रहा है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन में इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहा है, नई टेक्नोलॉजी नहीं ला पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। तो जो वाकई में कंज्यूमर पे कर रहा है वो भी सफर कर रहा है क्योंकि उसको सर्विसेज इंप्रूव नहीं हो रही है। जी हाँ। बहुत ही विशियस साइकिल बन जाती है। जी 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 से कि जो प्रॉब्लम आ रही है कि एक तरह है कि आप पारदर्शी तरफ से आप अपने जो बर्डन जो हैं उसको दिखाएं, पर इलेक्ट्रिसिटी और पेंशन सेक्टर में हम जो ये देख रहे हैं कि पारदर्शी तरफ से जो एक्चुअल स्टेट की जो बर्डन जो है इस इलेक्ट्रिसिटी रिलीफ देने से वो बाहर नहीं आ रही है, ये पारदर्शिता नहीं बरती जाती है डॉक्टर सुनील। इसी वजह से एक वक्त ऐसा आता है कि देश आर्थिक बोझ से दब जाता है और उसकी वित्तीय जो परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं क्रैश हो जाती है और स्थिति बहुत खराब हो जाती है। श्रीलंका उसका एक उदाहरण है। इसको देखें, जैसे जो राजनीतिक दल जब अपना इलेक्टोरल बेस को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, वो एक राज्य से जहाँ पे फ्रीबी कल्चर कहीं ना कहीं उनको बहुत ही सुदृढ़ नज़र आता है, जब वो दूसरे राज्य की ओर जाते हैं तो अपना इलेक्टोरल बेस बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जब अपना इलेक्टोरल बेस बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो फिर वो उसकी इकोनॉमी को नहीं देखते हैं और मतदाता को भी वो नहीं बताते हैं। मतदाता जानने की इच्छा भी नहीं रखता है कि इस राज्य का इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या, मतलब उसका जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, वो डबल डिजिट में है और कितने ड्यूज उस राजनीतिक दल को या उस राज्य को देने हैं। ये सब चीज़ें दरकिनार रख दी जाती थी और राजनीतिक दल केवल उन वोटर्स को और इलेक्टोरल बेस को एक्सपेंड करने के लिए ये फ्रीबीज की तरफ आते हैं। तो अगर हम उसे पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं और चुनाव जीतने के बाद अपने मैनिफेस्टो का पार्ट बनाकर अगर उसको करते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप रोजगार को जनरेट करने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव हो सकता है। उज्ज्वला स्कीम की बात की, जनधन की बात की, हमारा जो स्पेशल कैंपेन था, शौचालय वाला जो कैंपेन था, उस प्रकार से जो सामाजिक आर्थिक परिवेश में जिस प्रकार से हमने एक समग्र विकास की बात की, वो मुझे लगता है कि इस फ्रीबी से बहुत ऊपर है। तो जो प्रश्न ये नहीं है कि आप निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, प्रश्न ये कि क्या नियमित सुविधाएं आप अपने जनता जनार्दन के पास पहुंचा पा रहे, नहीं पहुंचा पा रहे। बहुत राजनीतिक दलों ने कहा कि हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे देंगे, ऐसा वायदा करते हैं जी। तो जब आप कहते हैं कि फ्री बिजली देनी है, बात फ्री बिजली की 24 घंटे में से 4 ही घंटे अगर फ्री बिजली आ रही है तो मुझे फ्री बिजली नहीं चाहिए, मुझे नियमित बिजली चाहिए। नियमित सुविधाओं की तरफ अगर राजनीतिक दल और सरकारें आकर्षित होती हैं तो मुझे लगता है कि वो एक वैकल्पिक योजना होगी और एक अच्छा विकल्प होगा इस लोकतांत्रिक और इन सुविधाओं से कार्य क्षमता कहीं ना कहीं बढ़नी चाहिए। तो क्या इस तरीके की फ्री की घोषणा है, युवाओं से मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारा एक बिंदु भी था कि क्या हमें जो हमारे कार्य करने की क्षमता को कम कर रहा है या नकारा निकम्मा बनाने की तरफ अग्रसर कर रहा है, क्या आप मानते हैं इन घोषणाओं को लेकर? जब बात होती है चुनावों की तो सबसे पहले किसानों को टारगेट किया जाता है और कर्ज माफ़ी की बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं जब कर्ज माफ़ी की बात की जाती है तो वहाँ सारे किसानों का कर्ज माफ़ नहीं होता, वहाँ सिर्फ कुछ छोटे स्तर के किसानों का कर्ज माफ़ होता है। और देखा जाए तो किसान कर्ज में डूबा होता है और उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं हो पाती, और जब बात उनके कर्ज माफ़ी की हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं उस जाल से मुक्त हो जाता है। तो अगर कर्ज माफ़ हो जाता है तो उसमें गलत क्या है? सर, मेरा सवाल यह है कि आमतौर पे देखा जाता है कि राज्य सरकारें चुनाव के समय घोषणा करती है कि सारा आपका बिजली केवल माफ़ कर दिया जाएगा या फिर आपके पास जो कृषि का ऋण है वो सारा आपका माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि सर इसकी जगह अगर एक लॉन्ग टर्म के लिए कोई नीति चलाई जाए, जैसे अगर स्वास्थ्य पे कोई नीति चलाई जाती है, अगर शिक्षा पे कोई नीति चलाई जाती है जो कि समाज की आधारभूत इकाई है, अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होकर अगर एक अच्छा इंसान बनता है तो उसको मुफ्त बिजली या फिर कृषि ऋण चुकाने की वो माफ़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो व्यक्ति पहले से ही कार्य सक्षम हो जाएगा और वो उतना बिल आराम से पे कर सकता है। जैसे किसी ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को आप 1-2 दिन खाना खिलाकर भी उसका पेट जीवन भर नहीं भर सकते, अगर आप उसको खाना बनाना सिखा देते हैं तो वो जीवन भर अपना पेट भर सकता है। तो मेरा सवाल यही है कि अगर राज्य सरकारें जो अल्पकालिक जो लोगों को लोक लुभावना देती हैं उसकी जगह वो दीर्घकालिक टर्म में स्वास्थ्य और शिक्षा पे वर्ग करें तो ये देश के लिए भी बेहतर होगा और एक व्यक्तिगत तौर पे भी व्यक्ति को बहुत ऊपर ले जा सकता है। ये मुफ्त की घोषणाएं करने की जगह अगर सरकारें रोजगार पर ध्यान दें और आपकी आय कैसे बढ़ सकती है उस पर ध्यान दें तो आपको मुफ्त की चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या ये बात सही है? सर, हमारा क्वेश्चन ये है कि हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर हमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसमें जो सोशल वैल्यूज हैं उसको बताया जाता है। फिर हम नेहरू को पढ़ते हैं, गांधी को पढ़ते हैं, अम्बेडकर को पढ़ते हैं, उनके भारत की पढ़ते हैं। फिर हम अचानक आते हैं वेलफेयर स्टेट को पढ़ते हैं
और जब हम अब बात करते हैं फ्रीबीज खत्म करो, लेट से सर फ्रीबीज एकदम खत्म कर दिया जाए, तो जो एक गरीब है, जो किसान है, या फिर जो निचले वर्ग के लोग हैं, उनका भारत उनके लिए क्या करेगा? क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं तो ये अपने मुख्यालय के लिए तो सस्ते दाम पे आराम से खरीद लेते हैं, ज़मीन ले लेते हैं दिल्ली जैसे शहरों में। अगर हम कंपनीज़ की बात करते हैं तो उनके लिए आराम से कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं जिनको इंसेंटिव कहा जाता है। तो एक गरीब का भारत उसके लिए फिर क्या करेगा? अगर हम सारे फ्रीबीज लेट से ख़त्म ही कर देते हैं एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके, उससे अगर भारत की इकोनॉमी को इतना लॉस ही होता है, हम क्यों नहीं बात करते हैं कि साउथ कोरिया सक्सेसफुल रहा? हम क्यों नहीं बात करते हैं कि पुर्तगाल सक्सेसफुल रहा? हम क्यों नहीं बात करते हैं जापान सक्सेसफुल रहा? इनका भी तो हमारे पास एग्जाम्पल रहा है, उनका क्या सर? हेलो, ताली बजा दें पहले इस व्यक्ति के लिए, बहुत सारे बिंदु थे इसके पास। रेशनल फ्रीबीज और इरेशनल फ्रीबीज को हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हर राजनीतिक दल अपने आप को रेशनल फ्रीबीज के नाम पर वोट लुटाने के लिए लगी रहती है। ये बहुत सारे सवाल आ गए। मैं कहूँगा कि कर्ज माफ़ी अगर नीति बन जाए वो हानिकारक है। कर्ज माफ़ी अगर स्पेसिफिक सिचुएशन में अगर कर्ज माफ़ी की ज़रूरतें पड़ी तो जो लोग डिज़र्विंग हैं उनको दिया जाए, इसमें मैं इसको फ्रीबी नहीं मानूंगा। पर अगर कर्ज माफ़ी अगर नीति बन जाए, ये मैं गलत तरीका होगा। जिस तरह से अगर हर चीज़ अगर आपको मुफ्त मिलेगी तो उसका जो मर्यादा जो है, उसकी ज़रूरत जो है, आप उसको अगर मान लीजिए जो किसानों के लिए मुफ्त पानी जाता है, ये मैं ये समझता हूँ कि ये पानी की अपचय होती है, पानी का वेस्टेज होता है। अगर छोटा सा भी उसमें प्राइसिंग किया जाए पानी में, और उस प्राइसिंग को अगर जो 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 लोअर एंड का फार्मर है उसको रीइंबर्स किया जाए, वो बेटर पॉलिसी है। हालांकि हर किसानों को हम आप मुफ्त पानी दें या मुफ्त बिजली दें, तो और ये मुफ्त की घोषणा इसलिए नहीं होनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी नस्ल की नस्ल नकारा हो जाए, वो भी है। लेकिन एक बच्चे ने कहा कि आप वेनेजुएला और श्रीलंका की बात क्यों कर रहे हैं, दक्षिण कोरिया की भी बात करें, आप अन्य देशों की भी बात करें। अखिलेश जी, क्या हम अन्य देशों की बात नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसे देश भी हैं जहां पर मुफ्त की घोषणाएं होती हैं, मुफ्त का लाभ दिया जाता है और वो लगातार तरक्की कर रहा है वो देश? मैंने जैसे शुरू में कहा था कि अगर ये वेलफेयर स्कीम्स कोई सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी कि जैसे कि एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, तो अब जैसे तमिलनाडु में एक्सपेरिमेंट चालू हुआ था 1962 में, आज पूरे देश में है, मिड डे मील स्कीम का। वो क्यों चालू हुआ था कि गरीब घरों के बच्चे कम से कम लंच मिलेगा उनको घर में, स्कूल में खाने के लिए, तो स्कूल में आएंगे। अगर किसी सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए कोई स्कीम दी गई है तो उसे फ्रीबी नहीं मानना चाहिए। ये जिन कंट्रियों का एग्जाम्पल माना गया है वहां पर यही होता है, एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए। अगर किसी इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन को फॉर मल्टीपल रीजंस उनका हाथ पकड़ के एक लेवल तक लाने के लिए उनको कुछ सुविधा दी गई है, फॉर एग्जाम्पल उज्ज्वला का नाम आया, उनको कनेक्शन में सुविधा दी गई थी कि आपके घर में कनेक्शन मिल जाएगा ताकि आप धुएं से मुक्त रह सके महिलाएं, उनकी हेल्थ इंप्रूव हो। लेकिन मंथ दर मंथ उनको मुफ्त सिलेंडर नहीं मिलता है। तो सोशल बेनिफिट के लिए अगर एक आइडेंटिफाइबल ऑब्जेक्टिव हो, उसके लिए इन कंट्रीज ने किया है। जैसे एजुकेशन, आज भी इंग्लैंड में आप जाइए तो एक लेवल पे एजुकेशन मुफ्त मिलता है, लेकिन आप कंज्यूमेबल्स जिसका कोई आउटवर्ड सोशल बेनिफिट नहीं है, बस का टिकट का किराया जी, टीवी फ्री, लैपटॉप फ्री, वाइट गुड्स, फ्रिज फ्री, इसका कोई सोशल बेनिफिट आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि असमानता को पाटने के लिए सुनील जी अगर ये करा जाता है, जैसा कि आप तीनों विशेषज्ञ मेहमान लगातार कह रहे हैं, तब इसमें कोई बुराई नहीं है फ्री की घोषणा में। लेकिन अगर केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है और उसका आर्थिक बोझ आपके राज्य पर, आपके देश पर पड़ता है, तो उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हमने कुछ देशों का नाम भी लिया, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट से बातचीत शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट का जोर इस बात को लेकर भी है, जैसे रिजर्व बैंक हो गया, नीति आयोग हो गया, उसके कुछ अधिकारी हो, उनको मिलाकर एक कमेटी बने और वो तय करे। क्या ये बात सही है कि ऐसा ही कुछ होना चाहिए? नहीं, देखिए, तो फ्रीबीज में और सब्सिडीज में एक अंतर है। आप फ्रीबीज को सब्सिडीज के साथ कन्वर्ज मत कीजिएगा। भारत सरकार की नीतियां भी होती हैं और राज्य सरकारों की भी नीतियां होती हैं कि वो कृषक समुदाय को, कृषि को और सुदृढ़ बनाने के लिए, मुख्य धारा से उद्योगों के साथ जोड़ने के लिए वो
उस विविधता का ध्यान रखता है और हमारे भारतीय किसानों को वो सब्सिडीज के तौर पर एज ए पार्ट ऑफ पॉलिसी इनिशिएट करता है। तो उसको आप फ्रीबीज ना कहें। हाँ, ये प्रश्न हो सकता है कि वो सब्सिडीज वास्तव में उस लास्ट किसान के पास भी होनी चाहिए जो बहुत ही स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है। हमारी जो सुविधाएं हैं, जो सब्सिडीज हैं, आमतौर पर उसका जो फायदा है वो बड़े किसानों को मिलता है। प्रयास ये होना चाहिए कि हम वो छोटे किसानों को, मार्जिनल किसानों को, जहां ज़्यादा सब्सिडीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो पानी के रूप में है, चाहे वो बीज के रूप में है, या किसी और इंफ्रास्ट्रक्चरल असिस्टेंस के रूप में है। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि ये जो रेवड़ी कल्चर है जिसकी बात प्रधानमंत्री जी बार बार कर रहे हैं, ये वास्तव में बेड़ी कल्चर हो गया है। इसने हमारी अर्थव्यवस्थाओं को और संस्थाओं को बेड़ियों के रूप में कहीं ना कहीं बाधित करने का प्रयास किया है। एक नागरिक मतदाता के रूप में वो राज्य पे निर्भर तो हो सकता है, उसको होना भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा समुदाय है, इतना बड़ा समाज है, वो उस पर आश्रित नहीं होना चाहिए। तो राज्य का भी ये प्रयास होना चाहिए कि वो इस प्रकार की नीतियां बनाएं, नीतिगत निर्णय करें जो मैनिफेस्टो के माध्यम से आए, सरकार बनने के बाद आए, चुनाव से पहले इलेक्शन कैंपेन्स में नहीं आए। इलेक्शन कैंपेन्स के जो वायदे होते हैं उसको मुझे लगता है कि सरकारें आमतौर पर जो जीत कर आती हैं। समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं आपसे आखिरी टिप्पणी चाहता हूं कि क्या अवसर प्रदान करना ज्यादा जरूरी है मुफ्त की रेवड़ियां बांटने? समझता हूं कि ये जो मुद्दा जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और इसको सॉल्व करने के लिए ना सुप्रीम कोर्ट, ना इलेक्शन कमीशन, पर राजनीतिक दलों के बीच एक नेशनल लेवल में एक चर्चा होनी चाहिए कि किस तरह से सब मिलकर ये जो, जिसने आलोक जी ने कहा कि रेवड़ी कल्चर, उसको बंद करें, और जो सब्सिडीज जो है, जो ज़रूरत जो है, वो पारदर्शी रूप से किस तरह से प्रदान किया जाए। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, और इसके लिए एक नेशनल चर्चा होनी चाहिए और राजनीतिक दलों के बीच, जिससे कि राजनीतिक दल इसको एक निम्न तरह की राजनीति की एक वेपन की तरह इस्तेमाल ना करें। आखिरी टिप्पणी अखिलेश जी आपसे चाहूंगा कि क्या कुछ आखिरकार करना चाहिए इस पूरे विषय को लेकर? जो भट्टाचार्य साहब ने कहा वो बिल्कुल सही है कि एक जब तक नेशनल कंसेंसस नहीं बनेगा, और ब्रॉडली मुझे लगता है कि एक लेवल पर एक कंसेंसस है, कुछ अलग अलग विचार हैं कुछ पार्टियों के, बट अगर इस तरह की डिबेट हम जैसे आज हमने की यहाँ पे करते रहे तो बाकी हमारा ये माइंडसेट बनेगा कि हम वेलफेयर की तरफ तो जाएं लेकिन रेवड़ी की तरफ ना जाएं, क्योंकि रेवड़ी हमें पीछे ढकेल रहा है, आगे नहीं बढ़ा रहा है। फ्री बीज पर राज्य नीति होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। और ये राजनीति कहीं ना कहीं हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाए, हमें रोजगार के ज्यादा अवसर प्रदान करे, तब बेहतर भारत बन सकता है और ऐसी समस्याओं से निजात हम पा सकते हैं। आवाज देश की में आप तीनों विशेषज्ञ शामिल हुए, सुनील जी आपका, ए.के. भट्टाचार्य जी आपका, और अखिलेश जी आपका। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जनता जनार्दन का। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।